हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हमारे आने वाले विभिन्न वनडे परीक्षाओं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि ग्रुप सी व ग्रुप डी परीक्षाओं में स्टैटिक जीके के रूप में यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का मैराथन वीडियो, जिसमें हम टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसका दूसरा और आखिरी यानी कंप्लीट वीडियो दोस्तों जल्द ही पब्लिश होगा। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी हमने ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपनाया दोस्तों, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपनाया। हमने दोस्तों दोनों के बीच का लिया, जिसमें हमारे देश में सार्वजनिक उद्यम के साथ यानी सार्वजनिक उद्योग के साथ निजी उद्योग भी शामिल हैं। इस तरह से दोस्तों सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग दोनों हमारे देश में व्याप्त हैं। अर्थात दोस्तों, हमारे देश में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। मतलब दोस्तों, सार्वजनिक भी यहाँ पे दोस्तों कारखाने, कंपनियां जो भी हैं रहेंगे और निजी क्षेत्र की भी साथ में संचालित रहेंगी। तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत है दोस्तों कैसा है? आप लोग जानते हैं। तो भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है। न ये पूर्णतः विकसित हुआ दोस्तों, और न ये दोस्तों अविकसित। ये दोस्तों विकासशील राष्ट्र है और विकसित की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाए बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिस देश का आयात और निर्यात दोनों बंद कर दिया जाए, उस देश को बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण। दोस्तों, ये लिखा हुआ है नहीं है यहाँ पे, प्रमुख कारण। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पिछड़ेपन का कारण है नंबर 1, परंपरागत कृषि व्यवस्था। यानी हमारे देश में दोस्तों अभी परंपरागत ही कृषि व्यवस्थाएं संचालित हैं। अभी भी दोस्तों आधुनिकीकरण या वैज्ञानिक कृषि का हमारे देश में अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे देश में दूसरा कारण है अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का, कि देश की विशाल जनसंख्या है और उद्योगों का अल्प विकास हुआ है। देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास, यानी दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का कारण है परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या और उद्योगों का अल्प विकास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आर्थिक विकास का तात्पर्य बताना है दोस्तों। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास का मतलब होता है दोस्तों घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो और आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता हो उसमें। यानी दोस्तों, आर्थिक विकास का तात्पर्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आय का समान वितरण एवं उस देश में आत्मनिर्भरता हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। दोस्तों, हमारे देश में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। आप लोग जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में हमारे शामिल होते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी यानी मत्स्य पालन, खनिज और खनन एवं उत्खनन। दोस्तों, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन एवं उत्खनन, यानी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो पूर्णतः प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक दोस्तों चीज़ों पे निर्भर होते हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हुआ कृषि जो प्राकृतिक पर पूर्णतः निर्भर है, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन एवं उत्खनन, ये सारे दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों, उसमें निर्माण एवं विनिर्माण आता है। और तृतीय क्षेत्र दोस्तों हमारा सेवा क्षेत्र होता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस श्रेणी में रखा था दोस्तों? तो तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। हम लोगों ने अभी इसका अध्ययन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है दोस्तों
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आय हमें बताना है। तो राष्ट्रीय आय होता है दोस्तों बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों एक फैक्चुअल वर्ड में लाके जोड़ दिया गया है। इसको हम किसी दिन अच्छे से इसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। इस चारों को मिलाकर दोस्तों राष्ट्रीय आय निकाला जाता है, जो कि वास्तविक हमारा राष्ट्रीय आय होता है दोस्तों एनएनपी। यहाँ पे वही दिया गया है कि बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान हमारे तृतीय क्षेत्र का है यानी सेवा क्षेत्र का। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, दूसरे पर दोस्तों प्राथमिक आता है और तीसरे नंबर पर दोस्तों योगदान द्वितीय क्षेत्र का आता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में निर्माण एवं विनिर्माण काम काफ़ी पीछे है दोस्तों, उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, इसलिए दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय आय में हमारे द्वितीय क्षेत्र जो निर्माण और विनिर्माण उद्योग है उनका क्रम तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने, और उन्होंने ही दोस्तों संपादित किया था कि धन निकासी का सिद्धांत भी देने वाले दोस्तों यही दादा भाई नौरोजी हैं, जो काफ़ी बार दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो हमारे दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। रिपीटेड वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? दोस्तों भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो कौन तैयार करता है? वो करता है दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस पाई जाती है? तो भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। आप लोग इसके बारे में काफ़ी पढ़े होंगे दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों ग्रामीण एरिया में हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है दोस्तों, वैसे ही भारत में बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अंत्योदय। काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया, आप लोग इस शब्द से परिचित भी होंगे। ठीक वही क्वेश्चन दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है तो दोस्तों गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना। गरीबों में दोस्तों जो सर्वाधिक गरीब हैं उनकी मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कुटीर ज्योति योजना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है दोस्तों, तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सेवा उपलब्ध कराने से। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सेवा उपलब्ध कराने से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों विश्व बैंक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई से है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो है दोस्तों महबूब उल हक की देन है। मानव विकास रिपोर्ट की देन महबूब उल हक की है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं दोस्तों, जो हमने अभी एचडीआई की बात की ठीक वहीं से क्वेश्चन दोस्तों। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं दोस्तों उसका सूचकांक निकालने में? तो दोस्तों जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, यानी जीवन जीने की आशा, साक्षरता दर वहाँ की देखी जाती है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट निकाला जाता है यानी एचडीआई निकाला जाता है दोस्तों। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ये तीनों दोस्तों मिलकर मानव विकास सूचकांक बनाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश था दोस्तों। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, यानी दोस्तों एनडीसी, एनडीसी का गठन कब हुआ, तो हुआ था दोस्तों 1952 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1951। आप पंचवर्षीय योजना से काफ़ी परिचित होंगे दोस्तों, यहाँ से एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे पंचवर्षीय योजना से दोस्तों। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी जा रही है दोस्तों, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, नाबार्ड की स्थापना पूछी जा रही है दोस्तों। नाबार्ड आप जानते हैं कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 यानी 1982 में। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। 27 नंबर, भारत का वित्तीय वर्ष बताना है दोस्तों, तो वो होता है 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा यानी भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर, बैंक नोट प्रेस स्थित है दोस्तों। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो वो है दोस्तों देवास में। देवास कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू वृद्धि दर का संबंध है, हिंदू वृद्धि दर तो है दोस्तों राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, धनी वर्गों की तुलना में निर्धन वर्ग, दोस्तों धनी वर्गों लिखा हुआ है, यहाँ वर्गीय आ गया है, वर्गों है दोस्तों। तो धनी वर्गों की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है, तो क्या दोस्तों, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत की जाती है निर्धन वर्ग द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौद्रिक नीति निर्माता है दोस्तों। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो तैयार करता है रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 32, मिली जुली खेती से अभिप्राय है दोस्तों। मिली जुली खेती किसको कहते हैं, तो यह खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन, या एक खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन क्या होता है दोस्तों, मिली जुली खेती का अर्थ है या मतलब होता है। यानी दोस्तों मिश्रित खेती या मिली जुली खेती, ये खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं दोस्तों, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर तो किसके द्वारा दोस्तों, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। भूरी क्रांति संबंधित है दोस्तों, भूरी क्रांति हम लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल स्तर पर उद्योगों के विकास पर, स्तर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, शीतल स्तर पर उद्योगों के विकास से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बैंक दर ब्याज की वह दर है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं दोस्तों। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, जो भी बैंक हैं सारे, वो जब रिजर्व बैंक से दोस्तों ऋण लेते हैं तो बैंक दर कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था को कुछ ही स्थिति में संतुलित कहा जाता है जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। दोस्तों थोड़ा क्लिष्ट वर्ड है। किसी अर्थव्यवस्था को कुछ इस स्थिति में संतुलित कहता है जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है। दोस्तों इस पर हम थोड़ा सा और सारांश भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। बैंक दर जैसे हमने पढ़ा है कि जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक जो से ऋण लेते हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखें, SLR दर, CRR दर, रेपो रेट, ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे हैं जिस पर दोस्तों अलग अलग एन दोस्तों देखा जाता है। वहाँ पर NNP दिखाता है, NNP बढ़ रहा है, NNP घट रहा है, NPA दोस्तों सॉरी NPA बढ़ रहा है, NPA घट रहा है, CRR SLR, उसके बाद जो दोस्तों बैंक दर, ऐसे करके दोस्तों इस पर हम एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे दोस्तों एक डिटेलिंग में, जिससे इस चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। 35 नंबर और 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है 37 नंबर क्वेश्चन में, तो भारी उद्योग अभिनत से, भारी उद्योग अभिनत से। इकोनॉमिक्स का वर्ड है दोस्तों, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो इसको बराबर समझ जाते होंगे दोस्तों, अभिनत का मतलब यहाँ क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 38 नंबर, अमूल्य अवमूल्य, यहाँ अवमूल्यन लिखा हुआ है दोस्तों, अमूल्य नहीं, यहाँ ना कट गया है। तो मूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। अमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 39, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता है, तो क्या है दोस्तों,
फर्मों की संख्या। और 40 नंबर दोस्तों, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होगा। तो बैंक दर में जब परिवर्तन होगा तो उससे ब्याज की बाजार दर जो है वो प्रभावित होगी दोस्तों। कब? जब बैंक दर में यानी बैंक रेट में जब परिवर्तन होगा, बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा दोस्तों, तो उसमें उससे पैसे की तरलता बढ़ेगी, घटेगी, तो उससे दोस्तों बाजार में जो है ब्याज की दर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों। इस पे हम एक डिटेलिंग वीडियो आपको देंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, आबकारी शुल्क कर है। तो आबकारी शुल्क कर क्या है? व्यापार सामग्री की बिक्री पर, व्यापार सामग्री की बिक्री पर। दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं इसमें दोस्तों, इसलिए ये विकल्प के रूप में ही आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ से आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप विकल्प में देखने को या स्टेटमेंट के साथ दोस्तों आप देखने को जरूर पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम इसको कम से कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इसको जो हम डिटेलिंग में पढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ चीज़ें जो क्लिष्ट वर्ड आ रहे हैं, बैंक दर आ रहे हैं, ब्याज दर आ रहे हैं, ऐसे अभिनय करके इसका दोस्तों हम डिटेलिंग में सारांश की तरह अच्छे से दोस्तों वीडियो बनाएंगे। हलाला क्या है दोस्तों? हलाला पूछा जा रहा है। तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हलाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अगला क्वेश्चन दोस्तों 43, अमूल्यन शब्द का अर्थ है। दोस्तों देखिए वो घूम के आ गया। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अमूल्यन है, और उसी से दोस्तों निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि अमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, यानी जब हम अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देते हैं तो दोस्तों इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है दोस्तों? छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 44, तो सीमांत भौतिक उत्पादकता इसमें शून्य होती है दोस्तों। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एक ही काम को करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे जो प्रोडक्शन होता है या जो उससे हमें आय प्राप्त होती है दोस्तों वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है दोस्तों, क्यों? रोजी रोटी के लिए। यानी देखने में आपको तो इतने लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उसकी उत्पादकता बिल्कुल ना के बराबर होती है। यही यहाँ कहा गया है दोस्तों कि वो छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी जो आपको दिखाई नहीं दे रही कि आम आदमी इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उससे जो उत्पादकता हो रही है दोस्तों वो शून्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। और 46 नंबर, रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? दोस्तों रंगराजन समिति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रंगराजन समिति का संबंध था भुगतान संतुलन घाटा से, भुगतान संतुलन घाटा से। और सरकारी आयोग दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है वो केंद्र राज्य संबंध से है, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? तो उसका आंसर यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है। 49 नंबर क्वेश्चन आज का दोस्तों लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक के लेखक तो एडम स्मिथ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वो होता है दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों? तो होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। तो ये था दोस्तों हमारा आज भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसको आप देखें, इसका रिवीजन करें दोस्तों। कुछ शब्द क्लिष्ट आए हैं जिन पर दोस्तों हम डिटेलिंग में सारांश के साथ दोस्तों वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे दोस्तों। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों हमारे द्वारा दिए जा रहे सारे वीडियोस आप क्रमवार सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।